लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार। तो हम लोग देख रहे हैं कि मानक देवनागरी जो वर्णमाला है उसके अक्षरों जो वर्णमाला में व्यंजन है, अक्षर हैं, उनका नाम क्या है, किस नाम से पुकारा जाता है उन्हें। तो अंतस्थ, यारा लावा, ऊष्म में आप सब जानते हैं सा, शा, शा और हा, ये चारों ऊष्म में आते हैं, इनसे जिनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है उच्चारण करते समय। संयुक्त में क्षा है, क्षा देख लें एक बार, का और शा मिल करके क्षा का निर्माण करते हैं। तो दो अक्षर मिल करके दो व्यंजन मिल करके एक व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। त्रा भी वैसे, जैसे त्रिपाठी, त्रिदेव, इसमें क्या है, ता जो है आधा ता रहता है और रा, दोनों मिलकर के त्रा का निर्माण करते हैं। एक है कि ज्ञा, जैसे हम ज्ञा कहते हैं ज्ञानी, उसका शुद्ध उच्चारण है ज्ञा। ठीक है, आप देख लें कि वो आधे जा और ज्ञा से मिलकर के बनता है। ज्ञा जिसे हम कहते हैं ज्ञा, वो आधा जा और ज्ञा से मिलकर बनता है, इसलिए उसे ज्ञा कहते हैं। अब इंग्लिश में आप देखेंगे कभी भी ज्ञान लिखा तो वो JNAN होता है, न कि GYAN। ठीक है, तो इसलिए आप जान लें कि ये ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा श्रा है, श्रा आधा शा और रा, इन दोनों से मिलकर के श्रा बनता है, तालव्य शा और रा। ठीक है, अब हम लोग विचार करते हैं मानक हिंदी, चूंकि हिंदी वर्णमाला, तमाम हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो, उसमें क्या है कि अलग अलग जगहों पे या अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके के अक्षरों का प्रयोग करने लगे थे एक समय में। आ का शेप कुछ अलग था, झा के लिए भी आप देखेंगे कई जगह अलग स्टेशन, जैसे झिराही स्टेशन है तो आप देखेंगे स्टेशन में झा दूसरे तरीके से लिखा हुआ है और किताबों में दूसरे तरीके से मिलता है। तो इन वर्तनियों में, इन अक्षरों में अनेक रूपता ना आ जाए, इसलिए एक मानक वर्णमाला बनाई जाती है कि उस अक्षर को देख करके सारे लोग समझें, सब लोग एक ही तरीके का अक्षर प्रयोग करें, इसलिए मानक वर्णमाला बनाई जाती है। ये भारत सरकार ने जो मानक हिंदी वर्णमाला निर्धारित की है उस पर जरा सा नजर डालते हैं। आ ई ई उ री ए आई ओ आओ। ठीक है, तो ये जो स्वर है वह आपके समक्ष है। मात्राएं उनकी, कि किस तरीके से मात्राएं लगेंगी, ये तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अनुस्वार, जो अनुस्वार की मैंने आपको बात बताई कि जो अनुस्वार के पहले क्या था, पहले संस्कृत का एक नियम था कि पंचमाक्षर इस्तेमाल करते, जैसे गंगा है तो गा के ऊपर हम आज अनुस्वार लगा देते हैं गंगा लिखने के लिए, लेकिन संस्कृत जो शैली है लिखने की उसमें गा के साथ अंगा, अंगा जो है वो लिखा जाता है फिर गा, क्योंकि जो इसमें जो अनुस्वार है वह पंचमाक्षर है, कावर्ग का, कावर्ग के अंत में गा आता है, इसलिए गंगा लिखते समय वो गा का इस्तेमाल करते हैं। विसर्ग आप सब देख रहे हैं। अनुनासिकता चिन्ह, मतलब अनुनासिकता का संबंध थोड़ा देशज से है, जैसे कि गांव, अब जैसे ग्राम था, ग्राम संस्कृत निष्ठ तत्सम है, लेकिन जब इसका तद्भव बनता है देशज, देशज अगर कहना उचित नहीं होगा, एक हम सब कह सकते हैं गांव, ग्रामीण स्तर पर जब इसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रामीणीकरण करते हैं इस शब्द का, तो हम गांव कहते हैं। गांव में आप देखें कि यही अनुनासिक का इस्तेमाल होता है, तो अनुनासिक और अनुस्वार में यही फर्क है। ठीक, जैसे चंद्र बिंदु कहते हैं वह अनुनासिक है, और जैसे बिंदु कहते हैं वह अनुस्वार है, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे दंड है तो दंड में अनुस्वार लगेगा, लेकिन गांव में, छाव में, ठीक इसमें अनुनासिक लगेगा। आगे बढ़ेंगे, भारत सरकार द्वारा जो मानक लिपि है उसमें व्यंजन देख लें। इसमें आप एक बात ध्यान दें कि ड़ा और ढ़ा ये दोनों संस्कृत में नहीं है, ड़ा और ढ़ा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों संस्कृत में नहीं है, बहुत पहले से हिंदी में नहीं है। ये अपभ्रंश के समय उपजे, जब अपभ्रंश कहलाता है भाषा का, इसको कहते हैं उक्षिप्त व्यंजन। ड़ा और ढ़ा को उक्षिप्त व्यंजन, जैसे पढ़ा, पढ़ा का इस्तेमाल हुआ, पढ़ा, पढ़ा का इस्तेमाल हुआ। ठीक, तो उक्षिप्त मतलब, उत्क्षिप्त मतलब होता है उठा के पटकना, एक शब्द है, इसका अर्थ हुआ। तो जब हम इसे बोलते हैं तो आप महसूस करिए कि जीभ आपकी तड़ाक से नीचे लड़ती है, मतलब जीभ आपकी गिर पड़ रही है पड़ाक से। ठीक, कहे आप पड़ा, अड़ा, अड़ा बोले तो आपकी जीभ फट से नीचे आएगी, अड़ा भी बोली तब भी आपकी जीभ फट से नीचे आएगी। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन की बात। और जो गृहीत स्वर, जिसे आगत भी कहते हैं, ठीक है, कुछ आगत जो कि अपनी भाषा में, हिंदी में, हमारी देवनागरी में जो अक्षर नहीं थे, बाहर से विदेशी भाषाओं से, अंग्रेजी, फारसी, अरबी से
कुछ अक्षर हमारी भाषा में आए हैं उन्हें आगत अक्षर कहते हैं, जिसमें अ है, जैसे औसम के लिए, ठीक है, खा, ठीक, खत कहते हैं और खिलाफ कहते हैं। तो ये जो नुक्ता लगा हुआ है ये खा है, जा है, जैसे जहाज, ठीक। तो ये जो है कुछ अक्षर जो कि विदेशी भाषा से आए हैं। और हम लोग देखते हैं कुछ चिन्ह है जो कि सिलेबस का हिस्सा है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, ठीक, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, अवतरण, रेखांकन चिन्ह और लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, कोष्ठक, ठीक है। तो ये इतने चिन्ह महत्वपूर्ण है। लाघव चिन्ह मतलब शॉर्टकट में, जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश है तो उ और प्रा लिख देते हैं तो आगे यही लाघव चिन्ह का इस्तेमाल होता है, ठीक। आदेश चिन्ह जैसे निर्देश चिन्ह भी कहते हैं, कोई हेडिंग डालते हैं आप और आगे लगा देते हैं इसे आदेश चिन्ह को, ठीक। विस्मयादि बोधक वही हर्ष, शोक, आश्चर्य, ठीक, प्रकट करने के लिए जो है जिस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। और योजक चिन्ह दो चीज़ों को जोड़ने का देखते हैं। द्वंद्व समास में भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि योजक जो दो चीज़ों को जोड़े, उसे, जो दो चीज़ों में योग करे, उसे योजक कहते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बातें हो गई। और अल्प विराम, पूर्ण विराम, उप विराम तो आप सब जानते ही हैं। तो ये इतनी कक्षा, इतनी जो बातें मैंने बताई आपको, ये आपका पूरा सिलेबस संपूर्ण हो जाता है यहीं पे। और एक ही एक तरह से कह सकते हैं पूरा सिलेबस एक ही बार में कवर हो चुका है। तो धन्यवाद, अध्ययन करें आप और जुड़े रहें लक्ष्य द गोल अचीवर के साथ। मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। धन्यवाद।